सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। और कंटिन्यू करेंगे आज सेट 3 यानी टेस्ट 3 का पार्ट 2। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है आज कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले फटाफट जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करिए जो कैसा लगा आपको ये सीरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ठीक है, इसके पहले जो है 1 से 25 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, मैं वीडियो के एंड में आइकन आएगा, उसको आप क्लिक करके भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूँ, जाके वहाँ से देख सकती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समकालीन SSO सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धार्मिक समूह में है। ठीक है, समकालीन NSSO सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वाली सबसे अधिक प्रतिशतता किस धर्म में है। देखिए प्रतिशत की पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, जनसंख्या नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना, प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 26 का क्या होगा, बी, ईसाई धर्म में। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श नमूना सर्वेक्षण भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन क्या है, भारतीय सांख्यिकी मंत्रालय के अंदर का है, एक संगठन है। अब इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय हो गया है। क्या हो गया है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। क्या है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में की गई। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वाले, ठीक है, कि सबसे अधिक प्रतिशतता जो है ईसाई धार्मिक समूह का है। ठीक है ना, ईसाई धर्म के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। ठीक है, चलिए 27 कहते हैं, निम्नलिखित में से किसे गरीबी का संस्कृति कहा गया है। किसे गरीबी का संस्कृति कहा गया है, तो 27वां का आंसर होगा सी को, गंदी बस्तियाँ। ठीक है, देखिए गंदी बस्तियाँ गरीबी की संस्कृति की ही प्रतिरूप है। ठीक है, इस समस्या का संबंध नगरों में बहुत अधिक भीड़ में होने से है। देखिए जब नगर में अधिक भीड़ हो जाती है, वहाँ गंदगी हो जाती है। मलिन बस्तियाँ, जिसे मलिन बस्तियाँ देखी ही होंगी आप लोग, शहर में गए होंगे तो हम ऐसे इलाकों को कहते हैं जिनमें टूटे फूटे मकानों के अलावा टीन के टुकड़े, पॉलीथीन और कच्ची दीवारों की सहायता से झुग्गियाँ झोपड़ियाँ बना ली जाती है। ऐसे क्षेत्रों में शौचालय, पानी या बिजली का कोई सुविधा नहीं होती है। ठीक है, गरीबी और पतन की संस्कृति का इन बस्तियों की विशेषता है। ठीक है, गरीबी ही जो है इन बस्तियों की विशेषता है। और गरीबी की संस्कृति किसे कहा गया है, तो कहा गया है गंदी बस्तियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है। ठीक है, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है। तो 28 का क्या होगा, 28 का होगा संपूर्ण गरीबी। देखिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों का अभाव संपूर्ण गरीबी दर्शाता है। देखिए संपूर्ण गरीबी क्या है, स्वास्थ्य और शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए अभाव है, उसके पास संसाधन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संपूर्ण गरीबी भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचित सहित बुनियादी मानवीय जरूरतों की गंभीर अभाव की विशेषता वाली स्थिति है। देखिए संपूर्ण गरीबी में हर चीज़ की आपको अभाव है। ठीक है, चाहे वो भोजन हो गया, सुरक्षित पेयजल हो गया, स्वच्छता हो गया, स्वच्छ सुविधाएं हो गई, स्वास्थ्य हो गया, आश्रय हो गया, शिक्षा हो गया, सूचना हो गया, बुनियादी मानवीय जरूरतों के गंभीर अभाव की विशेषता वाली स्थिति है। ठीक ना, देखिए कहने का मतलब संपूर्ण गरीबी में हर चीज़ का अभाव है। बस समझ रही हैं। चलिए 29 कहते हैं, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो भारत में गरीबी के आकलन के लिए किस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, तो 29 का होगा बी, इसका निरपेक्ष गरीबी का। देखिए निरपेक्ष गरीबी जो है विकासशील कंट्रियों में होता है, सापेक्ष कंट्री किस में होता है, विकसित कंट्रियों में होता है। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी में जो है कैलोरी से नापा जाता है, प्रतिदिन के आय से नापा जाता है, लेकिन सापेक्ष गरीबी में क्या नापा जाता है, एक दूसरे से कंपेयर करके कि ये अमीर है, ये गरीब है, तो ये जो है ये गरीब हो गया। ठीक है, और इसमें मूलभूत आवश्यकताओं को देखा जाता है कि ये अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए
29 का, भारत में गरीबी का आकलन के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया गया जाता है। इसके आधार पर न्यूनतम उपयोग व्यय को निर्धनता रेखा कहा जाता है। ठीक है, इस विधि द्वारा निर्धनता की माप करने के विधि को हेड काउंट रेशियो कहा जाता है। ठीक है, हेड काउंट रेशियो के हिसाब से निरपेक्ष प्रतिमान को मापते हैं। तीसरा पे आते हैं, भारत की जनसंख्या में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई? भारत की जनसंख्या में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई? तो वो पाई गई, बताइए, 30 का ए में 1961 से 1971 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि जो है पाई गई। ध्यान रखिएगा, ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो विशेष विवाह अधिनियम जो है पारित हुआ सी 1954 में। भारत की संसद ने विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 के तहत भारत के लोगों और विदेशी में सभी भारतीय नागरिकों, चाहे वो किसी भी धर्म या विश्वास को माने के लिए विशेष रूप से विवाह करने की कुछ अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के 3 मुख्य उद्देश्य थे। कुछ मामलों में पता था कि कुछ मामलों में विशेष रूप से शादी करना, ठीक ना, कुछ मामलों में क्या था कि विशेष रूप से शादी करना। दूसरा क्या था, कुछ विवाहों के पंजीकरण के लिए, ठीक है, और तीसरा क्या था, तलाक प्रदान करने के लिए। तो इसमें इस अधिनियम में सारे इन बिंदुओं को उल्लेख किया गया और कैसे करना है इसका भी उल्लेख किया गया। ठीक है, 32 पे आते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जन जागरण किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जन जागरण जो है किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो 32 का होगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जन जागरण वर्ष 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुआ। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी में शुरू हुई। देखिए, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है जनगणना शुरू हो गई थी, और नियमित जनगणना मतलब हर 10 साल पे जनगणना कब शुरू हुई? 1821 पे। नियमित जनगणना जो है 1881 से शुरू हुई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और सबसे पहले कब हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 प्रश्न पे आते हैं। 33वें पे, निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध से संबंध नहीं है? विवाह के निषेध से कौन संबंध नहीं है? 33 का होगा डी, बहु विवाह। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के समय जब पतियों या पत्नियों की संख्या एक से अधिक होती है, तब ऐसे विवाह बहु विवाह या उसके आधार पर बने हुए परिवार को बहु विवाह परिवार कहते हैं। जब पत्नियां क्या होती हैं, एक या एक से अधिक होती हैं, तो क्या होता है? बहु विवाह कहलाता है। बहु विवाही परिवारों में से एक से अधिक यौन साथी की स्वीकृति होती है। ठीक है, बहु विवाह में क्या होता है? एक से अधिक जो है यौन साथी की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। मिताक्षरा एवं दया भाग क्या है? मिताक्षरा और दया भाग क्या है? 34 का होगा सी। 34 का क्या होगा? सी। हिंदू धर्म में पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी एवं दाय प्राप्ति को विनियमित करने के कानून के 2 संप्रदाय। ठीक है, हिंदू धर्म में पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी एवं दाय प्राप्ति को विनियमित करने के कानून के 2 संप्रदाय हैं। कौन? मिताक्षरा और दया भाग। ये 2 संप्रदाय हैं जो पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी एवं दाय प्राप्ति को विनियमित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां पे आते हैं। छोटा कर लेते हैं थोड़ा इसको। चलिए 35वां पे आते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, सही उत्तर बताना है। ठीक ना, तो 35 का कौन सा हो जाएगा उत्तर? 35 का हो जाएगा आपका सी। ठीक ना, 35 का सी हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 मतलब कि चेतन और अचेतन नियंत्रण का कौन दिए हैं? कूले और बर्नार्ड साहब दिए हैं। ठीक ना। बी का क्या हो जाएगा? 1। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण कौन किया है? 1 कार्ल मैनहिम ने। सी का क्या हो जाएगा? 2। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण कौन किया है? किम्बाल यंग साहब ने। कौन किया है? किम्बाल यंग साहब ने। और संगठित और असंगठित नियंत्रण कौन किया है? बताइए। डी का हो जाएगा 3, ये जॉर्ज गुडरिच ने।
चलिए, ऐसे क्वेश्चन तो याद करना बड़ा असंभव है, लेकिन इसमें जो सच्चाई है वो मैं बताता हूँ। आप लोग जो है अगर कोशिश करते याद हो जाएगा, नहीं याद होता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जामिनर होता है, आजकल के एग्जामिनर जो है कंसेप्ट ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे को जो है कंसेप्ट और प्रैक्टिकल ज्ञान ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है। सैद्धांतिक 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं आएंगे। चलिए, पति पत्नी को परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? तो वो है 36 का ए, रक्त मूलक परिवार। क्या कहा जाता है? रक्त मूलक परिवार। 37 पे आते हैं। महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द का प्रयोग किसका उदाहरण है? ठीक ना, तो महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द का प्रयोग किसका उदाहरण है? तो 37 का हो जाएगा ए, मानित नातेदारी। ठीक है, महात्मा गांधी के लिए बापू संबंधन मानित नातेदारी का उदाहरण है, मानित नातेदारी। ठीक है, ऐसा नातेदारी जो सर्वमान्य है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। चलिए 38 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है? मतलब निषेध की व्याख्या जो है सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में किया है, तो वो है 38 के डी, इमाइल दुर्खिम ने क्या किया है कि निषेध की व्याख्या जो है सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत कि परिवर्तन के द्वारा क्रांतिकारी आती है, इंगित करता है। क्या करता है कि परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है, इंगित करता है। तो 39 का क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। देखिए बस इतना याद कर लीजिए कि परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है, इंगित करता है कि संपूर्ण संरचना में परिवर्तन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 40 का क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार जो है दबाव संबंध सिद्धांत पर आधारित है? तो है 40 का ए, राल्फ डाहरेनडॉर्फ। ठीक है, राल्फ डाहरेनडॉर्फ का सामाजिक परिवर्तन संबंधी विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है, जो मार्क्स के विचारों के विपरीत आर्थिक न होकर राजनीतिक है। क्या है? विपरीत आर्थिक न होकर राजनीतिक है। कहते हैं किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया है? ठीक है, तो वो है 41 का सी, वाई.बी. दामले ने किया है। देखिए 40 कहते हैं चावल के पानी की तहत सफ़ेद दस्त किस बीमारी की लक्षण है? चावल के पानी की तरह जो है सफ़ेद दस्त किस बीमारी के लक्षण है? देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है आने के पूरे चांस है। ठीक है, सी, हैजा। ठीक है ना, क्या होगा? हैजा। चावल के पानी मार जैसा सफ़ेद दस्त हैजा का लक्षण है। हैजा प्रदूषित जल, खाद्य पदार्थों एवं मक्खियों में उपस्थित विब्रियो कलेरी नामक जीवाणु से होता है। देखिए हैजा किससे होता है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो विब्रियो कलेरी नामक का जो है जीवाणु होता है, वो जब जो है प्रदूषित जल, खाद्य माने खाना, मक्खियों द्वारा जो है आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हैजा होने के चांस हो जाते हैं। हैजा से पीड़ित व्यक्ति उल्टी करता है, दस्त करता है। ठीक है, हाँ, जिसमें पानी की कमी हो जाती है। भाई जब उल्टी दस्त होता है तो क्या होगा? शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, माने पानी की कमी होती है, तथा पेशाब बंद हो जाता है। ठीक है, संक्रमण अधिक होने पर हाथ तथा पैरों में ऐंठन भी हो जाता है। ऐंठन होने लगेगा हाथ पैर में, अगर संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो, तथा रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है ना, चलिए 43 पे आते हैं। गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग के उदाहरण है। ठीक ना, तो इस किसके उदाहरण है? 43 का क्या होगा? सी, वायु संचरण के, मतलब कि वायु संचरण से ही होता है। देखिए गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग वायु संचरण, एयर ट्रांसमिशन के उदाहरण है। मतलब कि इसमें जो है इसके जो भी है जीवाणु वो कहाँ फैलते हैं? किससे फैलते हैं? वायु से फैलते हैं।
कुछ रोगों के जीवाणु श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। जब रोगी मतलब सांस द्वारा ही प्रवेश कर जाएंगे। जब रोगी जो जो से बातचीत करता है, खांसता है, छींकता है और थूकता है, तो छोटी छोटी थूक की अदृश्य बूंदे कहाँ फुहार की वायु में आ जाती हैं, ठीक ना। जब भी जो भी रोगी होता है खांस देगा, छींक देगा, थूक देगा, तो क्या हो जाएगा, ये जीवाणु जो है वायु में आ जाते हैं, ठीक ना। और दूसरे से क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। जो आसपास लोग होते हैं वो जो है उससे संक्रमित हो जाते हैं। उसी वायु की श्वास क्रिया द्वारा अपने अंदर खींच लेती हैं, जिससे व्यक्ति शरीर में रोगाणु चला जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, वो भी संक्रमित हो जाता है। चलिए 44 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, 44 का सी, विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए विटामिन बी और विटामिन सी याद रखिएगा। बी सी जो है जल में घुलनशील है, अब बाकी विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। याद रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जो है जल में घुलनशील है, लेकिन अन्य जो है नहीं घुलनशील है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये भी आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। 45 देखिए, विटामिन का आविष्कार काश्मीर फंक ने, ठीक ना, ने 1912 में ईस्वी में किया है। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है, किसने किया विटामिन का आविष्कार, तो काश्मीर फंक ने, ठीक है, काश्मीर फंक ने। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इनमें कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, ठीक है। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है तो सबको पता है, परंतु ये शरीर में उपाचय के लिए अत्यंत आवश्यक है, मतलब पाचन क्रिया के लिए आवश्यक है, ठीक है। देखिए हम बार बार कर रहे हैं कि हम ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आप लोग क्या करना है, ऑप्शन पढ़ लेना है, एग्जाम में भी और यहाँ भी, ठीक है। ऑप्शन पढ़ने से क्या होगा, थोड़ा दिमाग पर जोर पड़ेगा, कौन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बाकी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 45 का क्या होगा, 45 पढ़ते हैं 45 को। तो एक मिनट, वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है, ठीक है। इसमें से वायुजनित जो है मतलब कि वायु से संक्रमण किसका नहीं होता है, तो देखिए 45 का हो जाएगा आपका डी, हेपेटाइटिस बी। देखिए तपेदिक हो गया, मतलब टीबी हो गया, चेचक हो गया, खसरा हो गया, इसमें वायु से जो है संक्रमण हो जाता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी में संक्रमण नहीं होता। देखिए हेपेटाइटिस बी किससे होता है, का वायरस द्वारा शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलने वाला रोग है, ठीक है। किससे होता है, शारीरिक संपर्क से फैलने वाला रोग है, और ये वायु के संपर्क से फैलने वाला रोग है, चलिए ठीक है। चलिए 46 पे आते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है बिल्कुल आने की संभावना है। देखिए 46 पे आते हैं, रिंगवर्म माने दाद किस प्रकार की बीमारी है, ठीक है। तो किस प्रकार की बीमारी है, तो ये है 46 का बी, कवकी है। कवकी में मतलब ये कवक से होता है, ठीक है। देखिए थोड़ा मैं एक चीज़ को बता देता हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीवाणु से कौन कौन रोग होते हैं, देखिए जीवाणु से रोग होते हैं टाइफाइड, तपेदिक माने टीबी, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, कोढ़, निमोनिया, काली खांसी। जीवाणु से कौन कौन रोग होते हैं, फिर से दोहराता हूँ, टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, कोढ़, निमोनिया, काली खांसी, ठीक ना। अच्छा कवक से क्या होता है, देखिए कवक से बस ये समझ लीजिए जो ऊपर की बीमारी है ना, जो स्किन वाली बीमारी है, कवक से होता है, ठीक है। जैसे दाद हो गया, गंजापन हो गया, दमा अंदर वाला हो गया, थोड़ा सा ध्यान किया, और एथलीट फुट ये भी बाहरी है, ठीक ना। एथलीट फुट जो है पैरों में जो क्या होता है, फोड़ा फोड़ा हो जाता है, दमा जो है कवक से होता है, ये ध्यान रखिएगा। विषाणु से क्या क्या होता है बताइए, वायरस से डेंगू हो गया, खसरा हो गया, चेचक, पोलियो, स्वाइन फ्लू, कोरोना और एड्स, ये क्या है, सब विषाणु से है। फिर से दोहराता हूँ, डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो, स्वाइन फ्लू, कोरोना, एड्स, ये सब क्या है, विषाणु से। प्रोटोजोआ से क्या होता है, प्रोटोजोआ से क्या हो जाएगा, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, पायरिया। मलेरिया, प्रोटोजोआ से फिर से दोहराता हूँ, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, पायरिया, ठीक है। चलिए 47 पे आते हैं। एंथ्रेक्स एक प्रकार के कारण होता है, ठीक है। एंथ्रेक्स किस प्रकार के कारण होता है, तो ए किससे होता है, ये जीवाणु से होता है, क्या, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक खतरनाक एवं जानलेवा रोग है, क्या है, एंथ्रेक्स एक खतरनाक और जानलेवा रोग है। यह मानव एवं पशु दोनों में को संक्रमित करता है, ठीक ना। यह मानव में भी को संक्रमित करता है और पशु को, दोनों को। इसका कारण बैसिल एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है, क्या है, बैसिल एंथ्रेसिस नामक जीवाणु जो है ये एंथ्रेक्स रोग का जो है कारण है। 48 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे, महिलाओं में यौवन के विकास का प्रथम प्रमाण किस रूप में अभिव्यक्त होता है, ठीक है।
तो इसका होगा बी। स्तन अंकुर का प्रकट होना। स्तन अंकुर का जो प्रकट होना क्या होता है, यौवन के विकास का प्रथम प्रमाण इसको ठीक है, ठीक ना। देखिए महिलाओं में यौवन के विकास का प्रथम प्रमाण जो है स्तन अंकुर का प्रकट होने के रूप में अभिव्यक्त होता है। स्तन के अंदर फैटी टिश्यू और दूध को स्रावित करने वाली ग्रंथियां, देखिए फैटी टिश्यू और दूध को स्रावित करने वाली ग्रंथियां जो है, जिन्हें स्तन ग्रंथियां कहते हैं, जैसे जैसे शरीर विकसित होना शुरू करता है तो स्तन में उपस्थित एक छोटी सी गांठ अरोमा और निपल के नीचे बढ़ती है, ठीक है। छोटी सी गांठ होती है अरोमा नाम का, और निपल के नीचे बढ़ती है। देखिए इस गांठ के स्तन की कली कहते हैं। इस गांठ, इसके क्या कहते हैं, गांठ के स्तन की कली कहते हैं। देखिए इसमें हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है थोड़ा मैच्योरिटी से होकर बात करेंगे। इसमें ज़्यादा जो है उसकी बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए 49 की बात करते हैं। 49 की बात करते हैं। चलिए प्लेसेंटा का लगभग वजन कितना है, ठीक ना। प्लेसेंटा जो क्या करता है, प्लेसेंटा ये माँ की जो बच्चेदानी होती है, माँ की जो बच्चेदानी होती है, ठीक है ना, इसमें क्या करता है, बच्चे को क्या करता है, ये बच्चा हो गया तो प्लेसेंटा क्या करता है, संपूर्ण आहार उसको देता है बच्चे को, ठीक ना। इससे कनेक्ट होता है बच्चेदानी से, और इससे जो है माँ के पूरे ब्लड से, शरीर से जो है आहार को अपने लेता है, जो है ट्रांसफर करता है किसमें, बच्चे में, ठीक है। चलिए सांस लेना हो गया, आहार हो गया, सब जो है प्लेसेंटा से होता है। तो लगभग इसका वजन कितना होता है, ठीक ना। तो 49 का होगा, इसका 49 का होगा पार्ट बी, शिशु के वजन का 1/6 भाग। शिशु मान लीजिए कि 3 किलो का होगा, एक बात कर रहे हैं, तो आधा किलो का क्या होगा, ये प्लेसेंटा होगा, 1/6 भाग है, ठीक ना। चलिए देखिए प्लेसेंटा का वजन शिशु के वजन का लगभग 1/6 होता है। मानव में पाए जाने वाला अपरा प्लेसेंटा बिम्बाम्ब, ठीक है, प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा भ्रूण का मादा गर्भाशय की भित्ति के साथ, देखिए बताया ना, ये वाली भित्ति के साथ जुड़ा हुआ है, भित्ति के साथ वह अस्थाई संबंध है, अस्थाई संबंध है, ठीक है, ठीक है, जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है। जब बताया ना कि माता के ब्लड से जो है क्या करता है, उसको बच्चे को जो है पोषित करता है। यह एक अकेला ऐसा अंग है जो प्राणियों के उत्तक से बनता है, ठीक है। और जो यह ऐसा अकेला अंग है जो प्राणियों के उत्तक से बनता है। देखिए अब इसको अस्थाई कहा गया है। देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, यही प्लेसेंटा जब छोड़ता है तो इसको कहते हैं लेबर पेन, क्या कहते हैं, लेबर पेन, और बड़ा दर्द होता है इसमें जो है माँ को। इस तो क्या होता है, जब ये छोड़ता है तो इसमें दर्द होता है, तो कहने का मतलब है कि ये छोड़ता तो है, तो ये अस्थाई तो है नहीं। जब जब बच्चा गर्भ से निकलेगा तो छोड़ेगा ही, इसलिए क्या है, इसको अस्थाई कहा गया है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। किस प्रकार के प्रसव में पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि 2 घंटे से कम है। किस प्रकार के प्रसव में पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि 2 घंटे से कम है, ठीक है। तो 50 का क्या होगा, सी, अप्रत्याशित प्रसव में, ठीक है। अप्रत्याशित प्रसव में क्या होता है, देखिए प्रेसिपिटेट लेबर एक प्रकार का लेबर है जिसमें पहली और दूसरी स्टेज की संयुक्त अवधि 3 घंटे से कम होती है। नियमित लेबर शुरू होने के 3 घंटे से भी कम समय के भीतर प्रेसिपिटेट लेबर को भ्रूण के निष्कासन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि पहले और दूसरे चरण का संयुक्त अवधि जो होगा वो 2 घंटे से कम हो जाएगा। वो किसमें होगा, अप्रत्याशित प्रसव में, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो है आज का वीडियो समाप्त करते हैं। निवेदन है कि फिर से कि आप जो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।